नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच एक बहुत ही जटिल, गंभीर और यूं कह सकते हैं कि विस्फोटक विषय लेकर के आपके सामने आया हूं। दोस्तों, आपसे कई बार संवाद हो चुका है इस विषय में, खास करके आरएसएस की भूमिका के बारे में। आरएसएस इस समय क्या कर रहा है? वैसे आपको पता होगा कि आरएसएस पालघाट में एक मीटिंग कर रहा है अपने पदाधिकारियों के साथ मिलकर के, विचार मंत्रणा या जो भी, लेकिन उससे जो निकल कर आने वाला है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे दोस्त, ये मीटिंग एकमात्र नरेंद्र मोदी से छुटकारा पाने के लिए किसी तरीके की तलाश के लिए है। यानी ये मीटिंग बुलाई गई है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी से छुटकारा पाने के लिए। राह ढूंढना चाहते हैं कैसे और कब, किस तरह, इस पर चिंतन मंथन बैठक चल रही है पालघाट में। चलिए बात शुरू करते हैं मेरे दोस्त, आरएसएस और मोदी के रिश्तों की। आरएसएस और मोदी के रिश्तों के बीच इस समय एक शीत युद्ध चल रहा है। खास करके मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच एक शीत युद्ध चल रहा है। तलवारें खिंची हुई हैं दोनों तरफ से, अपने अपनी तरीके से दोनों एक दूसरे से निपटने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि मोहन भागवत ने पिछले दिनों कई ऐसे बयान दिए जो सीधे नरेंद्र मोदी की नीतियों पर प्रहार करते हुए दिख रहे थे या प्रहार कर रहे थे। वैसे आरएसएस बुरी तरह से इस समय फंसा हुआ है। आरएसएस का धर्म संकट है कि आरएसएस आखिर करे तो क्या करे। आरएसएस नहीं चाहता कि बीजेपी का कोई नुकसान हो, भारतीय जनता पार्टी खत्म, टूटे या किसी तरह की आफत में फंसे भारतीय जनता पार्टी, पूरी पार्टी खतरे में पड़ जाए, ऐसा कोई कदम आरएसएस नहीं उठाना चाहता। क्योंकि आरएसएस का जो सपना है सैकड़ों साल राज करने का, वो सब बिखर जाएगा। ऐसा करने से बिखर तो चुका है, नरेंद्र मोदी ने तो बिखेर दिया है, लेकिन अभी भी समेटने की कोशिश में लगा है आरएसएस। आरएसएस को पता चल चुका है भारतीय जनता पार्टी ताल ठोक कर खड़ी हो चुकी है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी एक भी क्षण नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि सब कुछ नरेंद्र मोदी के हाथ में है, मुट्ठी में है, वो प्रधानमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके चरणों में बैठे हुए हैं। बाकी गुजरात लॉबी का पूरा कब्जा है इस समय भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन अब नहीं। देखने में हमें, आपको या लोगों को देखने में लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह से काबिज है गुजरात लॉबी, गुजराती माफिया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे लोग। लेकिन यह सच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कैडर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरह से नरेंद्र मोदी से असहमत हो चुके हैं, नरेंद्र मोदी से छुटकारा पाना चाहते हैं, और आरएसएस भी यही चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बचाते हुए, सुरक्षित रखते हुए, क्योंकि नरेंद्र मोदी उनमें से हैं कि वो सब कुछ बर्बाद कर देंगे, और नरेंद्र मोदी अब उसी मिशन पर काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मैं नहीं तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं, आरएसएस भी नहीं, कोई भी नहीं। नरेंद्र मोदी की सोच और नीति कुछ ऐसी ही है। तो नरेंद्र मोदी से आखिर किस तरह से निपटा जाए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान ना हो और देश को भी बचाया जा सके, उनकी सोच के अनुसार।
और नरेंद्र मोदी से छुटकारा भी मिल जाए। लेकिन उसका रास्ता सूझ नहीं रहा है। आरएसएस, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों से या काफी दिनों से, या खास करके जब से नरेंद्र मोदी का अडानीवाद खुल करके देश के सामने आया है, तब से आरएसएस बौखलाया हुआ है। क्योंकि उसका सीधा असर जो होगा भारतीय जनता पार्टी के पतन से होगा। एकदम से खत्म हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। जहां से चली थी वहीं खड़ी हो जाएगी जाकर भारतीय जनता पार्टी, यानी दो पे सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी। और कभी भी यह हो सकता है। नरेंद्र मोदी इस समय बैसाखियों की सरकार चला रहे हैं, लंगड़ी सरकार चला रहे हैं, लेकिन दुश्मनों से निपटने का तरीका उनका वही है, तोड़फोड़, खरीद फरोख्त। जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि उधर नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ने में लगे हैं, नेता तोड़ने में लगे हैं, रामविलास पासवान की पार्टी यानी अपने हनुमान की पार्टी तोड़ने में लगे हैं, इधर जेडीयू की पार्टी जो भी उनके करीब है, नायडू की भी पार्टी तोड़ने में लगे हुए हैं। यानी जो भी नरेंद्र मोदी के करीब है एनडीए के नाम पर, वो चाहते हैं कि उनके नेताओं को तोड़कर अपने में मिला लिया जाए, बहुमत की सरकार बना ली जाए, आरएसएस से निपट लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी पर कैप्चर कर लिया जाए, पूरे देश को मोडानी राष्ट्र बना दिया जाए। यह उनका मिशन विजन, आप इस पर कई बार, बहुत से बार आपके सामने रख चुके हैं। लेकिन अभी जो मंत्रणा चल रही है पालघाट में आरएसएस के अंदर नरेंद्र मोदी को लेकर, उसमें जो सबसे बड़ी घटना अभी नजदीक की देखी जाए तो वो है मोहन भागवत को नजरबंद करने की, यानी हाउस अरेस्ट करने की, यानी उन पर पूरी तरह से लगाम लगाने की, उनके जबान पर लगाम लगाने की, उनकी चाल ढाल पर लगाम लगाने की, उनकी एक्टिविटी को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने की, यानी सब कुछ लाइव नरेंद्र मोदी के सामने आरएसएस यानी मोहन भागवत की एक्टिविटी रहे। और उसके लिए नरेंद्र मोदी ने मोहन भागवत को Z+ से बढ़ा करके ASL सुरक्षा दे दी है, जो अमित शाह और खुद नरेंद्र मोदी को मिली हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा विषय है, ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है जो मोहन भागवत को इतनी बड़ी सुरक्षा मुहैया की जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहन भागवत को एक तरह से उनकी जबान पर लगाम लगाने के लिए, उनके कामों पर लगाम लगाने के लिए उनको एक तरह से हाउस अरेस्ट किया गया है, या उन पर, उनकी गतिविधियों पर प्रहार किया गया है, नजर रखने का काम किया जा रहा है। डे बाय डे, सेकेंड्स बाय सेकेंड्स उनकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। हर समय नरेंद्र मोदी के स्पाइडर उनके साथ लगे हुए हैं, जो उनको हर क्षण की सूचना दे रहे हैं, और इसीलिए यह काम किया गया है। मेरे दोस्त, एक और वाकये से इस बात को आप समझ जाएंगे। अगर एक घटना की बात का जिक्र मैं अगर करूंगा तो आप इस बात को समझ जाएंगे, और यह भी समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों किया गया है। जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, मेरे ख्याल से 2014-15 की बात है, 14 में तो सत्ता में आए थे, 15 या 16 के आसपास की बात है। नरेंद्र मोदी आते ही काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित ना करवा के, संसद में कोई व्यवस्था उसके लिए ना बना के, नरेंद्र मोदी ने पूरे देश से धोखा किया। काले धन पर एसआईटी बनाकर सुप्रीम कोर्ट में उलझा दिया, और यह सिर्फ उन्होंने इसलिए किया कि काले धन, पूरा काला धन अंडरग्राउंड तरीके से हिस्सेदारी में ले ली जाए, काले धन में से अंडरग्राउंड तरीके से हिस्सेदारी ले ली जाए और उसे वहीं रख दिया जाए जहां वो काला धन है, और उस काले धन को ला करके मोडानी राष्ट्र की स्थापना की जाए। इस विजन पर नरेंद्र मोदी ने काम किया। आपने देखा
शुरू में 3 नामों की घोषणा की, जो तीनों गुजराती थे। सभी ने यह आरोप लगाया कि वो पैसा भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी को दिया है। वो आज कहां है, जिंदा है या मर गए पता नहीं, लेकिन उनका नामो निशान तक नहीं है वो काले धन के कुबेरों का। नरेंद्र मोदी ने उसके बाद बंद लिफाफा सुप्रीम कोर्ट को दिया और हाथ खड़ा कर दिया कि मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारे काले धन से हिस्सेदारी नरेंद्र मोदी को चाहिए थी और उन्होंने हिस्सेदारी ली। और हिस्सेदारी लेकर के विनोद अडानी जैसे, या जो विदेशों में इस समय जिनको माइग्रेट करके नरेंद्र मोदी विदेशों में बसाए हैं, उनके नामों से ट्रांसफर करवाया। बाद में उसे अंडरग्राउंड तरीके से सेल्स कंपनियां बनाकर, फॉल्स कंपनियां बनाकर उस पैसे को भारत में लाने की प्रक्रिया शुरू की। उन्हीं पैसों से अडानी को पूरा देश खरीद कर दे दिया। रेल दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, पोर्ट दे दिया, कोयला दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सब कुछ भी नहीं बचा शायद, और जो बचा वो भी दे देंगे। सरकारी संस्थान जो भी बचा, जो भी बेच सकते थे वो बेचा और अडानी को ही बेचा। सारा बिजनेस अडानी के हवाले कर दिया, सारा टेंडर अडानी के हवाले कर दिया। माने सब कुछ अडानी नहीं, अडानी और मोडानी दोनों, मोदी और अडानी मिलकर के वो ये व्यापार किया। वैसे भी पहले ही कह चुके हैं कि वो गुजराती हैं और व्यापार उनके खून में है, तो उन्होंने देश का, भारत का व्यापार किया, भारत को बेचा। अपनों में ही, आपस में ही मिलकर एक बेचा, माने 2 बेचा और 2 खरीद रहे थे। थोड़ा बहुत हिस्सा अंबानी के पास भी पहुंचा, अंबानी बंधुओं के पास भी पहुंचा। तो यह काम नरेंद्र मोदी ने किया। इन सारे कामों से त्रस्त होकर पूरा भारत, साथ में आरएसएस भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा हुआ। बात मैं कर रहा था मेरे दोस्त कि एक ऐसी घटना जिससे आपको पता चलेगा कि आज मोहन भागवत के साथ क्या हो रहा है। तो चुनाव जीतने के बाद, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद, एसआईटी में फंसा करके, अपने वादे से मुकर करके नरेंद्र मोदी देश को धोखा दिया। आपको पता होगा कि काले धन का मुद्दा सबसे ज्यादा मुखर रूप से अगर पूरे देश में प्रचारित कर रहे थे तो कुछ लोग थे, कुछ दलाल टाइप के लोग जो नरेंद्र मोदी के मैनेजर थे, स्टेट मैनेजर थे। इनके काले धन को मैनेज करने वाले लोग थे। एक रामदेव, राम रहीम, आशाराम से इसी पैसे के मामले में ही झगड़ा हुआ, उनको अंदर डाल दिए। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से, श्री रविशंकर, और इन सबको आपने देखा, आरएसएस उनमें से प्रमुख था। तो इन सबको आपने देखा होगा कि इन्होंने नरेंद्र मोदी का खुलकर प्रचार किया और नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार किया, नरेंद्र मोदी के झूठ को देश तक फैलाया सच बनाकर, जिसका परिणाम हुआ कि पूरा देश चक्कर में आ गया और नरेंद्र मोदी को गलती से प्रधानमंत्री बना बैठा। उनमें से प्रमुख थे रामदेव। सबसे ज्यादा मुखर रूप से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री डिक्लेयर करने के लिए भी रामदेव ने मीटिंग की थी और मंच से डिक्लेयर किया कि अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, कैंडिडेट नहीं बनाया जाएगा, तो वो भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देंगे, खुद चुनाव लड़ेंगे, अपने भारत स्वाभिमान को चुनाव लड़वाएंगे। ये एक स्टंट था, क्योंकि पतंजलि अंपायर का पूरा मालिक तो खुद नरेंद्र मोदी अकेले ही है। वहां 80% भी नहीं है, रामदेव तो सिर्फ एक मैनेजर है। तो रामदेव का इस्तेमाल किया गया, रविशंकर का इस्तेमाल किया गया, प्रमुख रूप से रामदेव की बात कर रहा हूं, रामदेव का इस्तेमाल किया गया। वैसे रामदेव भी बहुत महत्वाकांक्षी हैं राजनीति में अपनी पैठ बनाने के लिए। सिर्फ पैठ नहीं, उनका इरादा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बनने का है। यह बहुत से लोग जानते हैं जो राजनीति का बारीकी से अध्ययन करते हैं, उन्हें पता है। तो रामदेव को लगा कि नरेंद्र मोदी ने देश के साथ धोखा किया। खैर, रामदेव की हिम्मत नहीं थी बोलने की, नहीं बोलते, क्योंकि वो तो स्टेट मैनेजर थे। लेकिन भारत स्वाभिमानी जिनको इकट्ठा करके रामदेव नरेंद्र मोदी का समर्थन किए थे, वोट दिलवाए थे, गांव गांव घुमा करके वोट मंगवाए थे भारत स्वाभिमानियों से, यानी भारत स्वाभिमान के नाम से जो संगठन था उसका इस्तेमाल किया था रामदेव ने नरेंद्र मोदी को वोट मांगने के लिए।
नरेंद्र मोदी का झूठ का प्रचार करने के लिए। मेरे दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आपको इसके पीछे भी अगर थोड़ा सा देखेंगे तो एक खतरनाक बात सीन आपको समझ में आएगा कि राजीव दीक्षित जी थे जो भारत स्वाभिमान का जिन्होंने निर्माण किया था। भारत स्वाभिमान के लिए स्वदेशी के नाम पर प्रचार प्रसार करके पूरे देश में फैलाया था। और राजीव दीक्षित के नाते ही लोग भारत स्वाभिमान से जुड़े थे, रामदेव के नाते नहीं। राजीव दीक्षित की बातों से, स्वदेशी के प्रचार प्रसार से लोग प्रभावित होकर के भारत स्वाभिमान से जुड़े थे। लेकिन राजीव दीक्षित किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी का समर्थन नहीं करना चाहते थे। नरेंद्र मोदी का समर्थन न करने की कीमत राजीव दीक्षित को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। वो कॉन्स्पिरेसी अलग है, उस पर कभी और। ठीक है, राजीव दीक्षित हट गए, भारत स्वाभिमान और पतंजलि पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के कब्जे में आ गया। रामदेव पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के झूठ को लेकर के ढिढो भोपू बन करके पूरे देश में घूमने लगे, प्रचार प्रसार किया और उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। कम से कम 15% भारतीय जनता पार्टी को वोट भारत स्वाभिमानियों के नाते मिला था। यानी रामदेव के जरिए जो संगठन बनाकर देश में प्रचार प्रसार कर रहा था नरेंद्र मोदी के लिए, उससे मिला था। यानी अगर रामदेव नहीं होते, यानी भारत स्वाभिमान नहीं होता, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी नहीं होते। और अगर राजीव दीक्षित जिंदा होते तो भारत स्वाभिमानियों को सेपरेट अगर चुनाव लड़वाते, तब भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। इसीलिए राजीव दीक्षित आज हमारे बीच नहीं है। बात आज राजीव दीक्षित की नहीं है, आज दूसरी है, मोहन भागवत की है। तो थोड़े दिन के बाद जब प्रधानमंत्री बन गए और नरेंद्र मोदी ने अपना फेस बदला, धोखा दिया, भारत स्वाभिमानियों को धोखा दिया, भारत स्वाभिमानियों के दबाव के नाते, क्योंकि पतंजलि में चल रही सभी मीटिंगों में यह बवाल होता था कि नरेंद्र मोदी ने धोखा किया है, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित न करके सारे भारत स्वाभिमानियों से धोखा किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी बड़े नेताओं ने लिख कर दिया था कि वो काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे। फिर क्या हुआ? जब भारत स्वाभिमानियों का दबाव रामदेव पर पड़ा तो रामदेव एक दिन दिल्ली आए और दिल्ली प्रेस क्लब में प्रेस को संबोधित किया। उसमें कहा कि नरेंद्र मोदी ने काले धन पर जो वादा किया था वो नहीं निभाया। मेरे दोस्त, परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि उसी दिन से रामदेव का सारा काला चिट्ठा, उनके अपने गुरु की हत्या करवाने की बात, या ऐसे बहुत से राज उनके ऊपर जितने केस चल रहे थे उनकी बात, मतलब धज्जियां उड़ा दी उनके व्यक्तित्व की सारे न्यूज चैनल्स में ला करके। यह हुआ नरेंद्र मोदी के इशारे पर। खड़बड़ा गए रामदेव, डर गए रामदेव, कब जेल जाएंगे पता नहीं, आज या कल, ऐसी स्थिति आ गई। भागे भागे दूसरे तीसरे दिन ही रामदेव फिर आए प्रेस क्लब और वहां से फिर संबोधित किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी काले धन पर अच्छा काम कर रहे हैं। तब जाकर के वो मीडिया में रामदेव के खिलाफ प्रचार बंद हुआ। रामदेव को जेड प्लस की, शायद उनको भी जेड प्लस की सुरक्षा दिया नरेंद्र मोदी ने, और वो सिर्फ इसलिए था कि रामदेव को नजरबंद कर देना है, रामदेव की हर एक्टिविटी पर ध्यान रखना है। यानी अगर रामदेव जेड प्लस में रहे होते उससे पहले तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर पाते या नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल भी नहीं पाते। आपको याद होगा उस घटना के बाद जब वो दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके उन्होंने बोला कि रामदेव काले धन पर जो करना था, जो कर रहे हैं वो सही है। उसके बाद से आज तक रामदेव ने हवा तक नहीं छोड़ी है काले धन के नाम पर, ना ऊपर से ना नीचे से। आप देख रहे हैं मेरे दोस्त, यहां तक कि जब पत्रकार उनसे पूछे तो उन्होंने कहा नहीं बोलूंगा, नहीं करूंगा, नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, क्या उखाड़ना है उखाड़ ले, वगैरह वगैरह। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में। लेकिन क्यों रामदेव पूरी तरह से डर क्यों गए?
यानी उन्हें एक तरह से हाउस अरेस्ट कर दिया गया सुरक्षा के नाम पर। रामदेव के बोलने पर, रामदेव के चलने पर, रामदेव के हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए, प्लस वो कुछ भी ना बोल पाए और कहीं भी भाग ना पाए, कुछ भी ना कर पाए, खास करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इसके लिए उन्हें सुरक्षा के नाम पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इस कहानी से आपको, ये कहानी नहीं मतलब इस हकीकत से आपको यह समझ में आ गया होगा कि आज जो मोहन भागवत को सुरक्षा दी गई है वो एकमात्र उनको हाउस अरेस्ट करने की के लिए। अब मोहन भागवत देखिएगा कुछ नहीं कर पाएंगे, कह पाएंगे, बोल पाएंगे। अब मोहन भागवत भाग भी नहीं पाएंगे, इधर भी नहीं जा पाएंगे, उधर भी नहीं अब कहने का मतलब पूरी तरह से मोहन भागवत नरेंद्र मोदी के कब्जे में है। अब इसके बारे में भी पालघाट में मंत्रणा चल रही है और नरेंद्र मोदी से निजात पाने के लिए पालघाट में बैठक चल रही है। कैसे निजात पाया जाए यह पूरी तरह से क्लियर हो चुका है और आरएसएस को भी पता चल चुका है कि अब किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी के नाम पर और नरेंद्र मोदी को आगे करके एक पंचायत का चुनाव भी जीत नहीं पाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को बचाना है तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी से पीछा छुड़ाना पड़ेगा, यानी अमित शाह से पीछा छुड़ाना पड़ेगा, यानी गुजरात लॉबी से भारतीय जनता पार्टी को मुक्त कराना पड़ेगा। इस मिशन पर काम कर रहे थे इससे पहले मोहन भागवत और इसी के लिए उन्हें नजरबंद किया गया और आगे इसी प्लान पर वो काम कर रहे हैं। देखना है कि वो डर जाते हैं, रामदेव की तरह छुपकर बैठ जाते हैं, सन्नी खींच लेते हैं, फिर सांस नहीं लेते, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं करते, करने की कोशिश भी नहीं करते, या खुलेआम जंग का ऐलान करते हैं। इस बात का निपटारा, ये बात पालघाट में चल रही 3 दिनों की बैठक से बाहर निकलेगा। आरएसएस आगे क्या करेगा? मोदी के गुजरात लॉबी के गुजराती माफियाओं के सामने मोहन भागवत, भारतीय जनता पार्टी सरेंडर करेगी या मोहन भागवत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मोदी का यानी गुजरात लॉबी का मुकाबला करेगी? इसका फैसला लेने के लिए पालघाट में मीटिंग चल रही है। रिजल्ट क्या आता है बता नहीं पाऊंगा, अभी आने दीजिए वक्त। लेकिन यह तय हो चुका है और यह देख चुकी है आरएसएस कि अगर नरेंद्र मोदी कुछ दिनों तक और रहे तो हरियाणा चुनाव हारने वाली है बीजेपी, तय है। झारखंड में भले ही डाउट किया जाए, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो कुछ नहीं करेंगे, कोशिश भी नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा था सांसदीय लोकसभा का। महाराष्ट्र में बुरी तरह से हार रहे हैं, जमानतें जब्त होंगी। रह गई बात हरियाणा की, अकेले विनेश फोगाट नरेंद्र मोदी के सारे सपने चकनाचूर कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी को निपटाने के लिए अकेले विनेश फोगाट ही काफी हैं। किसानों के साथ आप देख रहे हैं लगातार वो मंच साझा कर रही हैं, अपनी बातें कह रही हैं और निश्चय ही वो सामने राजनीति में आ रही हैं। कहने का मतलब आरएसएस को यह पता चल चुका है और यह डिक्लेयर हो चुका है कि नरेंद्र मोदी अगर कुछ दिनों तक और भारतीय जनता पार्टी के सर पे बैठे रहे तो भारतीय जनता पार्टी ही खत्म हो जाएगी, पूरा उसका अस्तित्व मिट जाएगा, आरएसएस का सपना खत्म हो जाएगा, चुकनाचूर हो जाएगा। बचाने आरएसएस अपने आप को शायद ना बचा पाए। यही जंग मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच चल रही है, उसी का निपटारा 1-2 दिन की मीटिंग में सामने आएगा। मेरे दोस्त, हमें और आपको भी इंतजार रहेगा कि नरेंद्र मोदी से मुक्ति कब मिलेगी इस देश को, हमको, आपको। आप जानते हैं मोहन भागवत कितना आगे बढ़ पाते हैं, कितना कर पाते हैं, यह भी देखना होगा। लेकिन चुनावी राजनीति में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को ध्वस्त कर चुके हैं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को एक चुनाव भी एक जगह से भी नहीं जीतने देंगे, यह तो राहुल गांधी ने साबित कर दिया है। अब लड़ाई बस मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच है कि बीजेपी बचेगी या बीजेपी